हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमरील प्लेटफॉर्म। होप यू डूइंग वेल। तो आज हमारा क्वेश्चन आंसर का क्लास नंबर 11 है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया ये क्लास बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। और जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती या फिर यहाँ पर यूट्यूब पर कुछ क्लास डिले हो रहा है तो इसका मतलब ये समझ लो कि पेड पर भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, ऐसे में समझो कि वहाँ पे पेड क्लासेस है तो मैं क्लासेस लाइक कि थोड़ा कम ज़्यादा होता है, वहाँ पे नहीं। जब मैं यहाँ पर यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ वीडियो, तुरंत उसी टाइम पे शेड्यूल मेरा सेम ही रहता है कि यूट्यूब पे भी अपलोड करना है और पेड क्लासेस में भी अपलोड करना है, इस तरह से होता है। ऐसे मैं 2 लाइक कि क्या कहते हैं उसको, मैं डिफरेंस नहीं करती, डिस्क्रिमिनेट वगैरह कुछ नहीं करती। मेरे लिए आप सब लोग एक ही तरह हो, एक ही जैसे हो, मुझे सबका सिलेक्शन चाहिए, बी इट पेड, बी इट यूट्यूब, सबका सिलेक्शन चाहिए मुझे, दैट्स इट। ये मेरा एम है कि सबको सेलेक्ट ही करा दूँ, ओके। तो अब ये जो टेस्ट है, जीए टेस्ट 2 दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को, तो ये एक्चुअल में आपको मेरे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे मिल जाएगी ये टेस्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, प्लीज़ जाके पहले क्या करो कि इस वीडियो को पॉज़ करो और पहले जाके ये रजिस्टर कर लो, फ्री में है, ठीक है? ये फ्री में है, ये आपको ये टेस्ट मिल जाएगी, ये पहले टेस्ट देकर आओ आप लोग। पॉलिटी के सारे क्वेश्चन्स हैं। टेस्ट देकर आने के बाद फिर यहाँ पर आना सॉल्यूशन देखने के लिए, जो वीडियो सॉल्यूशन या कहो कि फिर उससे रिलेटेड कोई बातें वगैरह, वो सारी चीज़ें। अगर आप टेस्ट दे चुके हो तो फिर देखो कि कहाँ पर क्या गलती कर रखे हो आप लोगों ने, और वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी, ओके। तो 20 क्वेश्चन है आज, तो 20 मिनट के अंदर-अंदर करने की कोशिश करूँगी, आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगी। लेट्स स्टार्ट। अगर टेस्ट दे चुके हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपका जो है, आपके जितने भी मार्क्स आपने सिक्योर किए हैं, आपका परफॉर्मेंस सब कुछ प्लीज़ यहाँ पर बताना। और भी कौन से कौन कौन जो भी सब्जेक्ट चाहिए वो भी बताना, और एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेना। वैसे लिंक जो है उसमें आप लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड ना भी करो तो तुरंत मेरे पेज पे पहुँच जाते हो और वहाँ पर आप फ्री में टेस्ट दे सकते हो। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए टेक्स्टबुक.com के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से उन लोगों ने टेस्ट अवेलेबल करा दिए हैं। 5 या 6 टेस्ट अभी फ़िलहाल के लिए अवेलेबल है, मैंने देख लिए, मुझे अच्छे लगे। क क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, टेस्ट की क्वालिटी बढ़िया है। आप लोग प्लीज़ एनरोल कर लेना। यूज़ माय कोड CTMV7N फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ओके? चलो, बहुत होगी बातें, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द preamble to the Constitution of India as adopted on 26th of November 1949, ये डेट याद रखना है। Originally described India as a, select the correct option। तो जो हमारा प्रिएम्बल, हमने कब इसको अडॉप्ट किया है? 26th ऑफ नवंबर 1949 को। तो ये इसमें जो है इंडिया को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है? क्या सोवरेन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट रिपब्लिक, सेक्युलर रिपब्लिक? तो देखो, जब स्टार्टिंग में हमने अडॉप्ट कर रखा था, स्टार्टिंग में हमने हमें सोवरेन रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा है। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुता, मतलब हमारे ऊपर किसी और का किसी भी तरह से रूल नहीं होना चाहिए, ठीक है? हमारा ही रूल होना चाहिए, इंडियंस ही हमें हमारे ऊपर रूल करेंगे। तो इसे कहते हैं सोवरेन, ठीक है? सोवरेन का मतलब सार्वभौमत्व, सॉरी, सार्वभौमत्व होता है, ऐसे हिंदी का इसका मतलब सोवरेन का। तो सार्वभौमत्व मतलब कि आपका ही खुद के ऊपर राज होना, किसी और फॉरेन कंट्री का आपके ऊपर किसी भी तरह से कोई कंट्रोल नहीं होना। तो सोवरेन रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये 2 बातें हमने स्टार्टिंग में हमारे प्रिएम्बल में लिखी थी। बाद में हमने सोशलिस्ट और सेक्युलर, ठीक है? ये इंटीग्रिटी, 3 वर्ड्स हमने ऐड किए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बच्चों? राइट यहाँ पे होगा ऑप्शन 2, ए एंड बी ओनली, ठीक है? ऑप्शन 2, ए एंड बी ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एन्जॉइंड अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द 6 टू 14 ईयर्स? द तो कहाँ पर हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाकर कहा था कि जो 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देंगे। तो हमने वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 का अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है? 2002 का ये अमेंडमेंट एक्ट है, तब कहा था। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक्चुअली हुआ यूँ कि इसका थोड़ा-सा फॉन्ट साइज़ कम है। अगली बारी से मैं इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा दूँगी क्वेश्चन का, तो ज़ूम करते समय बहुत ही ज़्यादा ऐसे आई थिंक पिक्सल थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा है यहाँ पे।
तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी के अंदर कौन सा प्रोविजन नहीं दिया गया है? तो डीपीएसपी राइट टू वर्क कहता है, हाँ आर्टिकल 41 कहता है कि स्टेट माने कंट्री अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लोगों को काम दे, जैसे कि मनरेगा वाली जो सिचुएशन है, मनरेगा जो पॉलिसी है वो इसी के अंडर आती है। देन नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 years, यस ये भी दे रखा है। प्रोमोटिंग हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, नहीं ये फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, ऑप्शन जो सी है ये है फंडामेंटल ड्यूटी, ये आपका डीपीएसपी में नहीं आता, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं आता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जी हाँ ये दे रखा है डीपीएसपी में, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, देखो मैंने हमने ये अभी जस्ट देखा था, है ना, तो देखो ये डीपीएसपी में लिखा गया है। ठीक है, डीपीएसपी में लिखा गया है कि जुडिशरी को आप एग्जीक्यूटिव से अलग रखो, सरकार और जो न्यायपालिका है उसका किसी भी तरह से एग्जीक्यूटिव से किसी भी तरह से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा कि अनबायसनेस जो है वो नहीं रहेगी। और फिर एक तरह से अगर पॉलिटिक्स आ गई न्यायपालिका में, अगर पॉलिटिक्स आ गई तो होगा क्या, होगा क्योंकि फिर उन्हीं के हिसाब से सारी चीजें चलेंगी, पर रियलिटी में क्या होता है वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिख कर दिया है वही हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा और उसी तरह से आंसर भी करना पड़ेगा। ओके, इस क्वेश्चन, राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद द लोकसभा इन, तो राज्यसभा को इक्वल पावर कौन से मामले में होता है? तो द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, इसमें राज्यसभा को ज्यादा पावर होता है। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जी हाँ यहाँ पर दोनों के लिए सेम सेम पावर होता है, राज्यसभा एंड लोकसभा इन दोनों का कैसे होता है कि कोई भी एक सदन, ठीक है, लोकसभा हो राज्यसभा हो, आपका प्रस्तावना जो भी रेजोल्यूशन है वो लेकर आएगा, ठीक है, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और फिर क्या होगा कि स्पेशल मेजोरिटी से उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी बिल है उसको पास करना पड़ेगा, तो दोनों को भी जो है सेम यहाँ पर पावर होती है। ओके, next question, which one of the following categories of fundamental rights is incorporate protection against untouchability as a form of discrimination? तो जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है वो कौन सा फंडामेंटल राइट है ये पूछा जा रहा है, तो ये राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 दिया गया है। तो अनटचेबिलिटी वाला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 17 है, कितना है, आर्टिकल 17 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 24 दिया गया है। राइट टू फ्रीडम ये 19 की बात कर रहा है, आर्टिकल 19। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। तो ये सारी चीजें आपको वन बाय वन सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, जो भी पेड क्लास में है, ठीक है, उनको मैं ऑलरेडी ये सारा कुछ इनको आता है, सब कुछ वो पढ़ चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि आप जो है एक सिर्फ पॉलिटी ही सब्जेक्ट अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो, मैंने सेपरेट एक-एक सब्जेक्ट का भी दे रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं करते, ठीक है, क कर नहीं सकते। तो ऐसा है ना कि उन लोगों को थोड़ा-सा रीज़नेबल प्राइस में पॉलिटी भी अवेलेबल करा दें, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, बस इतना है मेरा। तो आप लोग जो है पॉलिटी भी वहाँ पर एनरोल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज, तो ये देखो ये आपके लिए न्यू कंसेप्ट लग रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको एकदम ही न्यू लग रहा होगा। अब यहाँ पे न्यू क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज, तो आप लोगों को लग रहा होगा गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है वो लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। इसका मतलब क्या कि जो लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जितना लिखा गया है उसके बाहर का कुछ काम नहीं कर सकती वो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए ही उसको काम करना पड़ेगा, भले ही वो गवर्नमेंट बहुत बड़ी क्यों ना, सारे क्या होता है बहुमत से ही आते हैं तो एक गवर्नमेंट बनती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मनमानी हरकतें करेगी, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मनमानी हरकतें करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट कहाँ पे बताया गया है, ये बताया गया आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है, आज तो डीपीएसपी के सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं यहाँ पे। डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। आई थिंक 4th या 5th क्लास में मैंने पॉलिटी के 4th या 5th क्लास में अच्छे से पढ़ा रखा है, तो प्लीज़ पढ़ लेना वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोप्रिएट फॉर द ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का मतलब क्या है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताना। एन एजेंसी फॉर वाइंडिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, नो। An agency for strengthening the structure of the federalism, no. An agency of
फॉर फैसिलिटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ? नो। एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो नौकरशाही का मतलब क्या है कि जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है वो ग्राउंड रियलिटी तक पहुंचे, इसका मतलब है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, आप और हम जो गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हैं वो क्या होते हैं? ब्यूरोक्रेसी का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का ही पार्ट होते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि भाई ब्यूरोक्रेसी का एक्चुअल काम क्या है? तो एक्चुअल काम इसका जो पब्लिक के लिए पॉलिसीज बनाई है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है बढ़िया तरीके से ग्राउंड में। ठीक है, मतलब कि रूट तक लाइन में खड़ा हुआ आखिरी इंसान तक वो उस पॉलिसी का लाभ होना चाहिए, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस? तो ये अधिकार देखो, वैसे तो राज्यसभा का अधिकार है, राज्यसभा का एक पावर में आता है, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा लिखा ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपको पार्लियामेंट टिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने मेरे पेड बैच के बच्चों को थोड़ा सा सताने के लिए क्वेश्चन रखा, क्योंकि बच्चे ने, मुझे जहां तक लग रहा है कि उन्होंने याद किया होगा कि राज्यसभा का पावर लिखा के दिया है मैडम ने, तो राज्यसभा ही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में दिख रहा ही नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। और ये मैंने पेपर, आई थिंक सीडीएस का है, ये पेपर सीडीएस 2017 के पेपर से उठाया है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो राज्यसभा के पास पावर है भले, लेकिन ऑप्शन में राज्यसभा नहीं दिखा तो फिर पार्लियामेंट टिक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फंडामेंटल राइट? कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं? बताओ। राइट टू इक्वालिटी है, अभी जस्ट हमने देखा है फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भी है। राइट टू वोट जो है ये लीगल राइट है। ठीक है, ये लीगल राइट है। राइट टू वोट लीगल राइट है। आपका जो प्रॉपर्टी जो है आप अकोमुलेट कर सकते हो, ये भी आपका एक लीगल राइट है। तो ये लीगल राइट में आता है, ना कि फंडामेंटल राइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द? तो पहला लॉ ऑफिसर कौन होता है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान देना आप लोगों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी, दो बार हो गया, मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली? ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो जस्ट हमने देखा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है ये सेपरेटली स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है। ठीक है, मैंने लिखा होगा यहाँ पे स्पेशल, बाय स्पेशल मेजोरिटी, देखो यहाँ पे लिखा है बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो जी हाँ, स्पेशल मेजोरिटी से ये पास होता है दोनों भी हाउसेस में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी क्यों चाहिए? क्योंकि मुद्दा बहुत ही एक तरह से समझो ना नाजुक है, कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का अमेंडमेंट लाना है। तो ये बहुत बड़ा बिल होता है। तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों भी सदनों को, ठीक है, दोनों भी सदन अपने अपने तरफ से स्पेशली, मतलब सेपरेटली इसको स्पेशल मेजोरिटी से ही पास करेंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज? तो डिप्टी चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के? ये आपके होते हैं, देखो चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा का चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर अपने में से ही एक मेंबर को चुनते हैं कि भाई आप डिप्टी स्पीकर बन जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्टेड बाय द राज्यसभा फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर। ठीक है, फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बजट, बजट की बात हो रही है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बाय? तो ये काम होता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का ये काम नहीं, एक्चुअली प्रेसिडेंट का ये कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो हर साल बजट पेश करने की बात रखे। अगर बजट पेश नहीं हो रहा है तो प्रेसिडेंट समन भेज सकता है। प्रेसिडेंट एक तरह से आपको क्या कर सकता है कि कारण बताओ नोटिस भेज सकता है। तो ये प्रेसिडेंट का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा वांट्स टू रिजाइन ही इज रिक्वायर्ड टू सेंड हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द? तो लोकसभा के स्पीकर अगर आप अपना रिजाइन करना चाहते हैं और रेजिग्नेशन लेटर किसे सेंड करेंगे? तो वो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऐसे मत समझो कि यार प्रेसिडेंट को करते होंगे, नो नो नो, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, नेक्स्ट, द ओथ ऑफ ऑफिस इज कंडक्टेड टू द प्रेसिडेंट बाय? तो प्रेसिडेंट, अब जो राष्ट्रपति जी है उनको शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाते हैं? तो ये इनको देखो, ये दिलाते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाते हैं। वैसे प्रेसिडेंट साहब बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स है, बहुत सारे ऐसे ये है जिनको शपथ दिलाते हैं। लाइक आपका देखो जैसे चीफ जस्टिस है, साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको भी, ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट के अभी फिलहाल क्या है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस है, तो टोटल 34 जजेस। तो इन सबको प्रेसिडेंट ही जो है एक ओथ दिलाते हैं, ठीक है। लेकिन एक याद रखो, सिर्फ यहाँ पे सिंपल एक बात याद रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं आपके प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है। और प्रेसिडेंट साहब ओथ दिलाते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वाइस वर्सा। ये कहते हैं कि मुझे, अच्छा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप मुझे ओथ दिला रहे हो, आप मुझे शपथ दिला रहे हो, मैं आपको दिला दूंगा, इस तरह से, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द, तो जो मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, मंत्रिमंडल का भी मंत्रिमंडल का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। मंत्रिमंडल इंडिविजुअली माने जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब की भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट जी के द्वारा की जाती है, तो इंडिविजुअल बेसिस पे वो प्रेसिडेंट के लिए अकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल बेसिस पे वो प्रेसिडेंट के लिए अकाउंटेबल होते हैं। लेकिन अगर वो कहे कि मंत्रिमंडल का हिस्सा है ना प्राइम मिनिस्टर, मंत्रियों का मंत्री प्रधानमंत्री, तो सारे के सारे जो मंत्रिमंडल है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो होते हैं लोकसभा के लिए, ठीक है। ये एग्जाम में इतनी बार क्वेश्चन बनता है और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को प्लीज स्टार मार्क करके रख लीजिए, ये क्वेश्चन बनना लाजमी है, ठीक है। तो मंत्रियों का मंत्री प्रधानमंत्री, सारे मंत्रिमंडल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, तो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा, तो देखो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, जैसे लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं एंग्लो इंडियन, जो कि अब नहीं रहे, अगली बारी से हम लोग ये एंग्लो इंडियन के बारे में पढ़ेंगे भी नहीं जब अगला इलेक्शन होगा, क्योंकि इसको बंद कर दिया गया है, अब एंग्लो इंडियन की सीट ही खत्म कर दी गई है। लेकिन राज्यसभा में जो है 12 ऐसी सीटें होती है जो नॉमिनेशन के द्वारा भरी जाती है। नॉमिनेशन क्या, जो आर्ट्स साइंस, कोई एमिनेंट पर्सनालिटी है, ठीक है, जिसने बहुत बढ़िया काम कर रखा होगा अपने फील्ड में, उस बंदे को राज्यसभा में एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिठाया जाता है, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिठाया जाता है। जैसे कि रेखा जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बनाया गया, क्योंकि उन्होंने आर्ट में अपना बहुत बढ़िया काम कर रखा है। सचिन तेंदुलकर साहब, तो उनको क्यों बिठाया गया, क्योंकि उन्हें स्पोर्ट्स में एमिनेंट पर्सनालिटी है, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, दैट्स व्हाई ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेशन के द्वारा वहां पर अपॉइंटमेंट होता है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा बच्चों, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो देखो इंडिया में दो ही बेसिस है जहां पर हम लोग माइनॉरिटी स्टेटस देते हैं। एक तो आपकी लिंग्विस्टिक, ठीक है, भाषा के आधार पे, दूसरा आपके रिलीजन के आधार पे, ठीक है, भाषा के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, दो ही ऐसे ग्राउंड है जहां पर हम माइनॉरिटी स्टेटस प्रोवाइड करते हैं। तो माइनॉरिटीज के लोगों को हम लोग जो है उन लोगों को एक्चुअली उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उनका जो भी कल्चर है, उनको प्रिजर्व करने की, उनको बढ़ाने की पूरी आज़ादी है इंडिया में। तो यही पूछा जा रहा है कि अगर वो अपना खुद का एक तरह से कोई आश्रम बनाते हैं या फिर मदरसा बनाते हैं, तो वो कौन से आर्टिकल के अंडर उनको इतना हक मिल रहा है या फिर इतना ज़्यादा पावर मिल रहा है कि वो अपना खुद का मदरसा चला सकते हैं, अपना आश्रम चला सकते हैं। तो आर्टिकल 30 जो है, ठीक है, आर्टिकल 30 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे, वो प्रोवाइड करता है इस तरह का प्रोविजन, कि जो माइनॉरिटीज है उनको ये पूरा राइट देता है, ये अधिकार देता है कि वो अपने जो है इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सके, ओके। ओके, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो ये जनरल अवेयरनेस का जो कोर्स है फॉर जेसीए एग्जाम, ये लॉन्च हो चुका है 1 जुलाई से ही। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, मात्र 999 में है। बहुत सारे बच्चों ने इसको इनरोल कर रखा है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बच्चों का, उनको बहुत बढ़िया लग रहा है सब कुछ पढ़ के। हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, हम लोग पॉलिटी ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, अभी कर लेंगे, मतलब थोड़े दिनों में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगी। स्टैटिक जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के और भी वीडियोस आएंगे, उतने करंट अफेयर के वीडियो सफिशिएंट नहीं है, और भी आएंगे, डोंट वरी। एंड देन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है कंप्यूटर लिटरेसी में स्टार्ट करूंगी, उसका भी कोर्स आ जाएगा। और वो भी देखो कोर्स तो आ ही जाएगा, साथ ही साथ कोर्स का क्या है ना, कंप्यूटर लिटरेसी के कोर्स का एक बात बताती हूँ मैं, वो आपको पूरा बेसिक से एकदम बेसिक से हाई लेवल तक का पूरा पढ़ने को मिलेगा। लेकिन जो मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊंगी वो मैं आपको पढ़ाऊंगी एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस से बहुत क्वेश्चन फंसते हैं,
बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन फँसते हैं। जैसे अब अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 25 क्वेश्चन में से अगर आप करना चाहो 10 से 15 क्वेश्चन, तो एमएस ऑफिस से ही फँस रहे। तो यहाँ से हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। लेकिन अगर आप 25 में से 25 लाना चाहते हो, तो फिर आपको पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, मतलब एबीसीडी से पूरा एकदम स्टार्टिंग से, जैसे लैंग्वेजेस एंड ऑल है, नेटवर्किंग है, वो सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो वो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे जो है इतना टाइम स्पैन जो होता है लंबा-लंबा, 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे का क्लास नहीं ले सकते कोई भी, बिकॉज़ यूट्यूब का एल्गोरिदम उस तरह से काम करता ही नहीं है। तो वो हमसे थोड़ा-सा, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन यूट्यूब का एल्गोरिदम उसको डाउन कर देता है, बिकॉज़ वो एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है ना, कि बच्चों का स्पैन जो फोकसिंग स्पैन है वो लंबा रहेगा और फिर चलता रहेगा, इस तरह से नहीं होता, दैट्स व्हाई। तो आपको वो कोर्स ही लेना पड़ेगा। मेरे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे वो मिल जाएगा, जब मैं कहूँगी, जब भी वो हो जाएगा, मैं लॉन्चिंग डेट वगैरह सब कुछ बता दूँगी आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन एमएस ऑफिस के लिए आप टोटली मुझ पे डिपेंड रह सकते हो, एक मतलब टोटली। एमएस ऑफिस पूरा आपका ए टू ज़ी मैं यहाँ यहीं पढ़ाऊँगी फ्री में, ओके? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ कीप वाचिंग। थैंक यू।